नमस्कार। जाति विहीन भारत के अभियान में आपका स्वागत है। आज देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर चुका है। इस अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं तथा जिन सेनानियों ने इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, उनको आदरपूर्वक श्रद्धांजलि। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं और हम अपने बनाए संविधान के अनुसार आज़ादी को आत्मसात कर पा रहे हैं। पर यह अचानक नहीं हुआ है। हजार वर्षों की इस गुलामी को ख़त्म करने के लिए हमारे लाखों पूर्वजों ने अपनी जान की बाजी लगाई है, ताकि उनके आने वाली पीढ़ियों को यानी हमें वह न झेलना पड़े जो वे झेलते रहे हैं। जब वे अपना सब कुछ खोकर हमें सब कुछ देकर गए हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनको सपनों को पूरा करें और जो आज़ादी उन्होंने दिलाई है उस पर किसी भी तरह की तनिक भी आंच न आने दें। यह हर भारतीय का दायित्व है कि वह उन पूर्वजों के सपनों को साकार करें, वह तिरंगे की शान रखने में हमेशा तत्पर रहें। इन 75 वर्षों में हमने आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर बहुत प्रगति की है। देश इन स्थितियों में बहुत आगे बढ़ चुका है। समय समय पर देश ने अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें सुधार भी किए हैं। लोगों के जीवन स्तर में भी बदलाव आया है। देश इस समय हर दिशा में आत्मनिर्भर होने की दिशा में अग्रसर है। हमारे युवाओं ने दुनिया को अपनी शक्ति का एहसास करवा दिया है। जब देश को स्वतंत्रता मिली तो सबसे पहला काम संविधान निर्माण करने का था। देश ने अपनी विवेकशीलता से संविधान सभा का गठन किया। संविधान सभा ने अलग अलग विषयों पर अलग अलग समितियों का गठन किया। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मनोनीत किया। हमारे संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे, जिसको हमने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया। हमारे संविधान ने देश को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में बनाया है, जिसमें भाग 3 में अविच्छेद मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। इन अधिकारों को कोई भी न ले सके, इसके लिए अनुच्छेद 32 का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत कोई भी उसके इन अधिकारों के अनहन करने पर सीधे उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। और यही हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। बाबा साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में 3 स्तंभों पर खड़ी है। कुछ लोग मानते हैं कि 4 स्तंभ हैं, पर मैं ऐसा नहीं मानता। इन 3 स्तंभों में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका है और तीनों की शक्तियाँ और कार्य क्षेत्र हमारे संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट रूप से अलग अलग निर्देशित किए हुए हैं। अगर हम जनमानस की धारणा के अनुरूप इनका आज विश्लेषण करते हैं, तो वर्तमान में कार्यपालिका ने अपने कर्तव्यों के प्रति सुधार किया है, लेकिन विधायिका के क्षेत्र में निरंतर गिरावट आ रही है। सार्थक बहस अब भूतकाल की बात हो गई है। अनुशासनहीनता अपने चरम पर पहुंच चुकी है। कई बार न तो भाषा की मर्यादा रखते हैं और न ही अध्यक्ष के पद की गरिमा का ख्याल रखते हैं। यह स्थिति हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं का अपमान है। इसके साथ ही हमारे भविष्य जो स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्र हैं, ऐसे लोगों से क्या शिक्षा लेंगे और हमारे युवा आदर्श किसे मानेंगे? यह सभी राजनीतिक दलों के आकलन करने का समय है।
देश का जनमानस इस स्थिति को गंभीरता से ले रहा है और उसका विश्लेषण भी कर रहा है। आगे जहाँ तक न्यायपालिका का सवाल है, यह हमारे प्रजातंत्र का एक स्तंभ ही नहीं है बल्कि हमारे संविधान का संरक्षक भी है। इसीलिए इसकी स्वतंत्रता हमेशा से सर्वोपरि रही है और उसका आज तक अक्षर से पालन भी होता रहा है। हमारे उच्चतम न्यायालय ने हमेशा से न्यायिक व्यवस्था में उच्चतम मानदंड स्थापित किए हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से दो विषयों पर जनमानस के मन में सवाल हैं। एक तो न्यायिक प्रक्रिया के कारण न्याय में देरी होना और दूसरे उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। इन सवालों का जवाब कह लीजिए या अवलोकन कह लीजिए, उच्चतम न्यायालय को ही करना है और जनमानस का न्यायिक व्यवस्था में विश्वास बनाए रखना चाहिए। अब इसके बाद सवाल खड़ा होता है चौथे स्तंभ का, और वह है मीडिया। मैं इसको चौथा स्तंभ नहीं मानता, बल्कि उन तीनों स्तंभों के कार्य की निगरानी और विश्लेषण करने वाला मानता हूँ, और इसीलिए इसकी जिम्मेदारी और गंभीर हो जाती है। अब अगर देखा जाए तो इसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होने लग गए हैं और पत्रकारिता के स्तर पर निश्चित रूप से गिरावट आई है। अब तो पत्रकारिता या तो एक विचारधारा के पक्ष में है या उसके विपक्ष में है। इस स्थिति में निष्पक्ष शब्द गायब ही हो गया है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संसार में संतुलन बना रहता है। एक गिरता है तो दूसरा उठता है। ऐसा ही अब मीडिया के साथ हो रहा है। अब मीडिया का भी विश्लेषण करने वाला आ गया है, आम जनमानस के रूप में। अब आम जनता और मीडिया का अन्य रूप सोशल मीडिया आ गया है, जिसने विश्लेषण के मामले में मुख्य मीडिया को नेपथ्य में धकेल दिया है। मीडिया को अपना आकलन करना चाहिए। इस तरह से प्रजातंत्र के हम 5 स्तंभ, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, मीडिया और सोशल मीडिया कह सकते हैं। यह सब आकलन इसलिए किया गया कि 75 वर्ष बाद हमारे प्रजातंत्र की क्या स्थिति है जो आम जनमानस के मन में है। अब हम हमारे मूल विषय जातिवाद पर आते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के साथ साथ स्थिति व अवसर की समानता, बंधुत्व बढ़ाने की और पंथ निरपेक्ष समाज की स्थापना करने की परिकल्पना की है। और समाज में जाति व्यवस्था का होना पूर्ण रूप से प्रस्तावना की मूल भावनाओं के खिलाफ है। अगर हम सेकुलरिज्म को ही लें तो पहले तो यह हमारे ओरिजिनल संविधान में था ही नहीं। इसे 42वें संविधान संशोधन से 1976 में जोड़ा गया है, और वह भी बिना किसी व्याख्या के। जब से यह शब्द जोड़ा गया है तब से ही इसका गलत अर्थ लिया गया है। इसको एक तो सिर्फ धर्म से जोड़ दिया गया और दूसरे एक धर्म में विश्वास करने वालों को कॉम्युनल और दूसरे धर्म में विश्वास करने वालों को सेकुलर माना जा रहा है। यह एक भ्रम फैलाया जा रहा है। देश के जनमानस को अंधेरे में रखा जा रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने मंडल केस में स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर जातिवाद में विश्वास रखते हैं तो आप सेकुलर नहीं हो सकते, यानी सेकुलरिज्म और जातिवाद साथ साथ नहीं चल सकते। अगर देश को सेकुलर बनाना है तो जातिवाद को ख़त्म करना पड़ेगा। बाबा साहब ने पूर्ण जीवन एक ही बात पर संघर्ष करते हुए बिताया है कि जातिवाद को जड़ मूल से ख़त्म करना है।
जब छुआछूत को ख़त्म करने के लिए संविधान में प्रावधान किया जा रहा था, तब भी बाबा साहब ने कहा था कि छुआछूत को ख़त्म करने बारे में सोचना तुच्छ लक्ष्य है और तुच्छ लक्ष्य अपराध है। जातिवाद छुआछूत की जननी है। छुआछूत ख़त्म करना है तो जातिवाद को जड़ से ख़त्म करिए, छुआछूत अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और आज क्या स्थिति है? जातिवाद तो हमने ख़त्म नहीं किया और छुआछूत ख़त्म हुआ नहीं। इस तरह से हम दोनों तरफ से विफल हो गए। इसका व्यापक असर अब भी आज के समाज में भी दिखाई देता है। गरीब समाज को तो छोड़िए, कुलीन समाज में भी ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 2 जज या 2 IAS, जिनमें एक उच्च जाति का हो और दूसरा अनुसूचित जाति से हो, मिलने पर हमेशा उनमें एक भेद या दरार दिखती रहेगी जो उनको कभी भी एक नहीं होने देती है। कारण निश्चित रूप से जातिवाद है। भारत में इससे बड़ा कुलीन वर्ग कोई नहीं है और इनकी यह स्थिति है तो आमजन के बारे में बात करने का कोई औचित्य ही नहीं है। फिर भी हमें जो वस्तुस्थिति है उससे मुंह मोड़ने से अपने आप को ही धोखे में रखना है। अभी हाल में राजस्थान के जालौर में एक अनुसूचित जाति के बच्चे को घड़े से पानी पीने पर अध्यापक ने बुरी तरह से पीटा और अंततः उसकी मौत हो गई। कितना भयानक है ये! इसमें दोषी कौन है? वह लड़का जो अपने सपने लेकर स्कूल आया था और पानी पीने के बदले उसे मौत मिली? नहीं। या वे माता पिता जिन्होंने अपने लिए और अपने बच्चे के लिए सपने देखे थे? नहीं। या वह अध्यापक जिसने एक मासूम को पानी पीने पर बुरी तरह से पीटा जिससे उसकी मौत हो गई? हाँ, पर आंशिक रूप से। पर इसमें असली दोषी कौन? असली दोषी हमारी है व्यवस्था है, जिसको हम ख़त्म कर सकते हैं। यह संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है, पर हम ख़त्म कर नहीं रहे हैं। इस अमानवीय घटना के खिलाफ सभी अपनी अपनी तरह से आंदोलन करेंगे, पर कोई भी यह मांग नहीं करेगा कि जातिवाद ख़त्म करो। इस वस्तु स्थिति को हमें समझना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा और अंततः बाबा साहब के सिद्धांत को मानना ही पड़ेगा और समाज से जातिवाद को ख़त्म करना ही पड़ेगा। जातिवाद देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए भी खतरा है। पिछले अंक में बताया था कि जातिवाद ख़त्म हो सकता है और उसका पूरा मैकेनिज़्म 2 पुस्तकों में दिया गया है। मैं एक बार फिर यह ज़रूर दोहराना चाहूँगा कि अगर जातिवाद को ख़त्म करने की पुस्तकों में दी गई प्रक्रिया को हम अपनाते हैं तो देश से जातिवाद ख़त्म हो जाएगा, राजनीति से वंशवाद और व्यक्तिवाद ख़त्म हो जाएगा, देश से नक्सलवाद ख़त्म हो जाएगा, धर्मांतरण, धार्मिक उन्माद और धार्मिक कट्टरता ख़त्म हो जाएंगे, आरक्षण समावेशी हो जाएगा तथा देश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लगभग 5 करोड़ परिवार एक साथ तुरंत प्रभाव से समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे। मन में यह सवाल ज़रूर होगा कि जातिवाद ख़त्म होने से इनका क्या संबंध है। इनका पूरा संबंध है, पुस्तकों में पढ़ने पर पता चल जाएगा
और हम भी आगे आने वाले वीडियोज़ में हर एक की विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम असली सवाल पर आते हैं कि जातिवाद खत्म होने में कितना समय लगेगा। जातिवाद को ख़त्म करने के लिए हमें कुछ संवैधानिक संशोधन व वैधानिक कार्य करने पड़ेंगे। इनको करने के बाद जिस दिन सरकार अधिसूचना जारी कर देगी, समाज से जातिवाद तुरंत प्रभाव से ख़त्म हो जाएगा। हाँ, समतावादी समाज बनने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भाई बहनों ने हजारों वर्षों तक इस राक्षसी समस्या का दंश झेला है। समावेशी समाज बनने में थोड़ा वक्त तो लगेगा और उसकी प्रक्रिया भी पुस्तकों में दी गई है। अब हमें विश्वास हो जाना चाहिए कि हम इस राक्षसी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं के सपने को पूरा कर सकते हैं। इस बारे में हम हमारे माननीय सांसदों को लिख रहे हैं। केंद्र सरकार और सभी मुख्यमंत्रियों को पहले ही लिखा जा चुका है। बहुत से माननीयों ने पुस्तकों के बारे में पूछा है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाल बटन दबाएं। आप अपने कमेंट ज़रूर लिखें ताकि हम इस अभियान में आपके सुझाव शामिल कर अपने उद्देश्य में सफल हों। धन्यवाद। जय हिंद।